Welcome to you all in next module, sectors of the economy. In previous module we have already learnt historical changes in the different economies. In this given module we will cover percentage shares of primary, secondary and tertiary sector in GDP, percentage share of primary, secondary and tertiary sector in employment, and rising production or rising importance of the tertiary sector. Rising importance of tertiary sector in production. Due to rise in population, demand for basic services like education, health, telegraph, police, court, etc. have been increased. तो अगर हम ग्राफ को देखें तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन घटा है, जिसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। ऑरेंज कलर से सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका जीडीपी में शेयर नियरली सेम रहा है। टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन में क्यों बढ़ी है, या टर्सरी सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों कर रहा है। रीज़न ये है कि टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन तेज़ी से इस वजह से बढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, टेलीग्राफ, पुलिस, कोर्ट, इन सब की डिमांड भी उतनी ही तेज़ी से इकोनॉमी में बढ़ी है। दूसरा रीज़न ये है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, डिमांड फॉर कमर्शियल सेक्टर और कमर्शियल सर्विसेज हैव बीन इंक्रीज्ड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के कारण प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप हो जाते हैं तो उनको बेसिक सर्विसेज, कमर्शियल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, गोडाउन्स है। तो इन सारे सर्विसेज की डिमांड तेज़ी से इकोनॉमी में बढ़ने लगती है। ड्यू टू राइज इन इनकम ऑफ द पीपल, डिमांड फॉर पर्सनलाइज्ड सर्विस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। जैसे जैसे इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने के साथ लोग पर्सनलाइज्ड सर्विस की डिमांड भी इकोनॉमी में बढ़ा देते हैं। पर्सनलाइज्ड सर्विस जो है इकोनॉमी में, उसमें बाहर खाने जाना, पर्सनल रेस्टोरेंट, पर्सनल ब्यूटी पार्लर, पर्सनल डॉक्टर। तो फिर हम लोग पर्सनलाइज सर्विस की तरफ जाना शुरू करते हैं, जिसके कारण पर्सनलाइज सर्विस की डिमांड भी इकोनॉमी में बढ़ती है, और सर्विस की डिमांड होने के कारण इन सर्विस का प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में बढ़ता है, और टर्सरी सेक्टर धीरे धीरे इम्पोर्टेंस उसकी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट वन रीज़न है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिमांड फॉर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सर्विसेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट होने के कारण आईटी बेस्ड सर्विसेज जैसे ई बुक्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है, वीडियोज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन मीडिया है, इन सब की डिमांड भी इकोनॉमी में तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इन सारे रीजन्स के कारण इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बेसिक सर्विस की डिमांड बढ़ी है। इकोनॉमिक सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होने के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज, टर्सरी सर्विसेज या कमर्शियल सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। इनकम बढ़ने के कारण लोगों को पर्सनलाइज सर्विस की ज़रूरत महसूस हुई, और आईटी बेस्ड सर्विसेज का डेवलपमेंट होने के कारण इंटरनेट बैंकिंग, टेली कम्युनिकेशन, टेली कॉलिंग, आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स, बीपीओज, इन सब की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के नेक्स्ट फीचर्स पे आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वाइज शेयर क्या है, कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में। सो क्वेश्चन ये आता है कि ग्राफ को अगर हम देखें
तो प्राइमरी सेक्टर में पहले भी ज़्यादा लोग लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में अभी जो ट्रेंड देखने को मिला है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में धीरे धीरे घट रहा है। यानी प्राइमरी सेक्टर से लोगों की शिफ्टिंग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हुई है, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और टर्सरी सेक्टर में भी। So where are the most people employed? Most of the people are employed in primary sector. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में मिल रहा है। नियरली अभी भी 2014 तक 50% पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर से ही एम्प्लॉयमेंट अर्न कर रही है। People have shifted from primary to secondary and tertiary sector. Still nearly 50% population is engaged in प्राइमरी सेक्टर। तो पीपल की शिफ्टिंग जो हुई है प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हुई है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अगर 1973 से 2000 को कंपेयर करें तो एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर दोनों में बढ़ा है, और प्राइमरी सेक्टर से लोग स्विच किए हैं, इस वजह से प्राइमरी में घटा है। लेकिन 2014 तक अभी भी 50% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर से ही लाइवलीहुड अर्न कर रही है। जीडीपी अगर डिफरेंट सेक्टर्स का देखें तो जीडीपी डिफरेंट सेक्टर्स की इंक्रीज़ की है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतने ही रेशियो में इंक्रीज नहीं किया है। टर्सरी सेक्टर की जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रेट उतना फास्ट नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में भी जीडीपी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, जबकि प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी घटी है और एम्प्लॉयमेंट भी घटा है। क्वेश्चन ये आता है कि वाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी तेज़ी से जीडीपी बढ़ी प्राइमरी सेकेंडरी की, उतनी तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। जितनी तेज़ी से प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी घटी, उतनी तेज़ी से उस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट भी नहीं घटा। इसके पीछे रीज़न क्या है? पहला रीज़न यह है कि enough jobs has not been created by secondary and tertiary sector। जो जॉब का क्रिएशन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में देखें तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में उतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं की जितने की उसकी जीडीपी जितनी तेज़ी से बढ़ी। अगर हम लोग कंपेयर करें तो सेकेंडरी सेक्टर 8 टाइम्स जो है वहाँ की जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो केवल 2.5% ही बढ़ा है, 2.5 टाइम्स ही। तो ये जीडीपी जो सेकेंडरी सेक्टर की है वो रेड कलर से दिखाया गया है। रेड कलर से जो जीडीपी है वो 1973 की सेकेंडरी सेक्टर की है, जो 8 टाइम्स नियरली बढ़ करके 2013-14 में इंक्रीज़ कर गई है। लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पे जीडीपी बढ़ी है, उतनी तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हुआ। एम्प्लॉयमेंट 2.5 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन ये जीडीपी नियरली 8 टाइम्स बढ़ चुकी है। इन टर्सरी सेक्टर जीडीपी हैज़ बीन इंक्रीज्ड 11 टाइम्स, बट एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीज लेस दैन 2.3 टाइम्स। तो टर्सरी सेक्टर में जो जीडीपी बढ़ी है वो 11 टाइम्स बढ़ चुकी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लगभग 3 टाइम से भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, कि प्रोडक्शन तो बढ़े लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब कैपिटलिस्ट मशीनों का यूज़ बढ़ा देते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन रुक जाता है, जबकि प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। सो दिस इज़ कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। प्राइमरी सेक्टर के अगर ट्रेंड को देखें तो ज़्यादातर लगे हुए हैं प्रोडक्शन में, लेकिन जो आउटपुट है वो कम है। तो मोर पीपल बट लेस प्रोडक्शन इन प्राइमरी सेक्टर। इन प्राइमरी सेक्टर 50% पीपल आर एम्प्लॉयड, बट प्रोडक्शन इज़ नियरली 25%। तो अगर हम लोग शेयर एम्प्लॉयमेंट वाइज शेयर देखें तो इंडिया में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है,
लेकिन अगर हम लोग जीडीपी वाइज शेयर देखें तो नियरली 22% का शेयर प्राइमरी सेक्टर से आता है। इसका मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है लेकिन वो आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रही है, जबकि टर्सरी सेक्टर में कम लोग हैं और आउटपुट वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोगों के लगे होने और प्रोडक्शन के कम होने के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इट इज़ द सिचुएशन व्हेन people do work less than what they are capable of doing. It is hidden in nature, that's why it is also called disguised unemployment. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक पर्सन जब अपनी फुल कैपेसिटी से कम काम करे या कम काम उसको मिले तो इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे एक आदमी की वर्किंग कैपेसिटी अगर 8 आवर्स है और उसको केवल 3-3 घंटे के लिए ही काम मिल रहा है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। 5 घंटे का काम मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो 8 आवर्स की वर्किंग कैपेसिटी होते हुए भी अगर वो अपने लेबर एफर्ट का फुल यूज़ नहीं कर रहा तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बेसिकली ये हिडन नेचर का होता है। देखने में तो लगेगा कि पीपल एम्प्लॉयड हैं, वर्क कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली उनके वर्क करने से टोटल प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। टोटल प्रोडक्शन सिमिलर बना रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि अगर हम एक खेत है और एक खेत पे हम खुद ही खेती करा रहे हैं, तो हम खेती करा रहे थे तो 8 आवर्स अपने खेत पे देते थे पूरा टाइम, और जो प्रोडक्शन था वो 10 क्विंटल्स का था। हमारा भाई आ गया और उसने कहा कि हम भी खेती कराएंगे, और हम लोग 2 लोग मिलकर के खेती करा रहे हैं। अब हमारा लेबर एफर्ट घट गया। जो 8 आवर्स हम अपना फुल टाइम डिवोट करते थे फार्मिंग के लिए, अब उसमें से 4 आवर्स हम डिवोट कर रहे हैं, 4 आवर्स वो डिवोट कर रहा है। इसका मतलब लेबर एफर्ट जो था 8 आवर्स का वो घट करके 4 आवर्स का हो गया। तो मैं भी अपनी कैपेसिटी का फुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मेरा ब्रदर भी अपनी कैपेसिटी का फुल यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है और मैं भी। और दोनों के आने से टोटल प्रोडक्शन 10 क्विंटल का था तो 10 क्विंटल ही रहेगा, 10 से 20 क्विंटल नहीं होगा। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो in this only labor efforts get divided, but there is no change in total production.